धवनपुर नाम के एक गांव में एक बहुत ही खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में मंजीत नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। मंजीत का कुछ ही समय पहले विवाह हुआ था। उसकी पत्नी का नाम निर्मला था। उस परिवार में सभी एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखते थे। निर्मला अपने सास ससुर की अच्छे से सेवा करती और साथ ही घर के भी काम किया करती थी। निर्मला एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। मंजीत एक बहुत बड़ी वीएम टायर्स नाम की टायर बनाने वाली कंपनी में काम किया करता था। वह बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से कंपनी में टायर बनाता था, पर फिर भी उसको अधिक पैसे नहीं मिलते थे, क्योंकि उसने कुछ ही समय पहले उस कंपनी में काम करना शुरू किया था। पर फिर भी वह परिवार वाले इतने कम आमदन होने पर भी खुशी से गुजारा कर लेते थे। पर एक दिन जब मंजीत कंपनी में काम कर रहा था, तभी अचानक एक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके कारण मंजीत के हाथ जल गए और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और उसके शरीर के अन्य अंगों में भी छोटे छोटे घाव हो गए। तब मंजीत को हॉस्पिटल लेकर जाया गया और उसके सारे इलाज का खर्चा कंपनी ने ही भरा। तब डॉक्टर ने मंजीत के परिवार वालों से कहा, मंजीत अब लगभग 1-1.5 सालों तक काम नहीं कर पाएगा। इसके हाथों की चमड़ी पूरी तरह से जल चुकी है। इसे लगभग 1-1.5 साल तक का आराम चाहिए। यह सुनकर पूरा परिवार उदास हो गया और अपने घर की ओर चला गया। घर में सभी उदास बैठे थे। तभी मंजीत की पत्नी निर्मला ने कहा, आप चिंता न करें, घर की जिम्मेवारी अब मैं उठाऊंगी। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पत्नी की हिम्मत को देखकर मंजीत की आंखें भर आई और उसके माता पिता को भी बहुत खुशी हुई और उन्होंने निर्मला से कहा, हाँ बहू रानी, हम भी तुम्हारे साथ हैं। जो तुम करना चाहोगी हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। तब निर्मला ने कहा, मेरे पास जो सोने के गहने पड़े हैं, उसे बेचकर जो हमें पैसे मिलेंगे उससे मैं एक नया व्यापार करूंगी। मेरे पिताजी भी एक व्यापारी हैं, वे भी मेरी इसमें कुछ मदद कर सकते हैं। वाह बहू रानी, इतना कुछ होने पर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम सचमुच ही बहुत साहसी हो। तब निर्मला ने एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी से काफ़ी सारे फर्नीचर खरीदे और गांव में एक फर्नीचर की नई दुकान खोल ली। उस गांव और उसके आसपास के किसी भी गांव में कोई भी फर्नीचर की दुकान नहीं थी, जिसकी वजह से दुकान खोलने के कुछ समय बाद ही उसके पास काफ़ी ग्राहक आने लगे। निर्मला के पिताजी ने भी उसके व्यापार को बढ़ाने में निर्मला की सहायता की। इसी तरह लगभग 1 साल बीत गया। अब उनका व्यापार काफ़ी बड़ा हो गया। निर्मला ने अब तक कमाए हुए कुछ पैसों से अपने पति के हाथों की प्लास्टिक सर्जरी करवाई, जिससे मंजीत पहले से बेहतर हो गया और कुछ समय बाद ही मंजीत भी निर्मला का साथ देने लगा। निर्मला ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दूर दूर तक के गांव में अपनी दुकान का प्रचार किया, जिससे उसके पास दूर दूर से भी ग्राहक आने लगे। अब उनके पास काफ़ी सारा धन इकट्ठा हो गया था। उन्होंने 2 गांव छोड़कर एक और फर्नीचर की नई दुकान खोल ली, जिससे उनका मुनाफा 2 गुना हो गया। उन्होंने वहां पर कुछ लोगों को नौकरी पर भी रखा। अब एक दुकान को निर्मला संभालती और दूसरी दुकान को मंजीत संभालता, और इसी तरह मेहनत करते करते उन्होंने अपनी दुकान को और भी बड़ा और सुंदर बना लिया, जहां पर फर्नीचर का सारा सामान सही तरीके और सही जगह पर रखा हुआ था, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इस तरह निर्मला ने अपनी मेहनत से लाखों रुपए कमाए। वह अब लखपति बन गई थी। निर्मला ने इतनी बड़ी मुसीबत आने पर भी आंसू बहाने की बजाय हिम्मत जुटाकर मेहनत की और एक बहुत ही बड़ा कारोबार किया और लखपति भी बन गई। इसी तरह हमें भी मुसीबत में उदास होने की बजाय उस मुसीबत से लड़कर कोई अच्छा काम करना चाहिए। एक बार की बात है, जामनगर शहर में मूलचंद नाम के एक बहुत बड़े कपड़ों के व्यापारी रहा करते थे, जिनके यहाँ की साड़ियाँ काफी मशहूर थी। दूर दूर से लोग उनके यहाँ साड़ियाँ खरीदने आया करते। उनकी दुकान में एक था प्रेम कुमार, जो ग्राहकों को बहुत अच्छे से संभालता था। ग्राहकों में ज्यादातर महिलाएं रहती थी। मूलचंद प्रेम कुमार से काफी खुश थे, क्योंकि उसके वजह से दुकान की ग्राहकी काफी बढ़ गई थी। प्रेम कुमार
अपनी पत्नी रूपा के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। मूलचंद की एक बेटी रहती है सुनैना, जिसे उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला था। मूलचंद उसकी शादी अपने खास मित्र कुंजीलाल के बेटे से तय करते हैं। मूलचंद अपने मित्र से वादा कर चुके थे कि वो अपनी बेटी उनके घर ब्याहेंगे, लेकिन सुनैना इस शादी से खुश नहीं थी। उसे कोई और लड़का पसंद होता है। शादी की तारीख अब नजदीक होती है और फिर मूलचंद प्रेम कुमार से कहते हैं, अरे प्रेम कुमार, सुनैना की शादी कुछ ही दिनों पर है। घर पर साड़ियों का अच्छा सा कलेक्शन ले जाओ और बेटी को दिखाओ। जी मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अपने यहाँ का सबसे अच्छा कलेक्शन ले जाता हूँ। अगले ही दिन प्रेम कुमार सब साड़ियों का कलेक्शन लेकर मूलचंद के घर पहुंच जाता है। सुनैना की माँ प्रेम कुमार से कहती है, आओ बेटा प्रेम कुमार, सुनैना अपने कमरे में बैठी है। उसे अच्छी से अच्छी साड़ी दिखाना और पसंद करने में उसकी मदद भी करना। जी मालकिन, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अच्छा बेटा, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। यह कहकर माँ चाय बनाने चली जाती है और प्रेम कुमार सुनैना को साड़ी दिखाने लगता है। सुनैना को साड़ी देखने का बिल्कुल भी मन नहीं होता और वो सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस शादी से बच जाऊं। प्रेम कुमार सुनैना को एक एक कर साड़ी दिखाने लगता है। बहुत साड़ियां दिखाने के बाद भी उसे कोई साड़ी पसंद नहीं आती। फिर वो प्रेम कुमार से कहती है कि मुझे साड़ी ऐसे देखकर समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे साड़ी पहनाकर दिखाओ, तब समझ आएगा। और फिर प्रेम कुमार उसे साड़ी पहनाने लगता है और ऐसा करते ही सुनैना जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर माँ और बाकी नौकर दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं। सुनैना प्रेम कुमार के ऊपर छेड़खानी करने का आरोप लगाती है। ये सब देखकर प्रेम कुमार हक्का बक्का रह जाता है और ये सब पता लगते ही मूलचंद भी घर पहुंच जाते हैं और फिर प्रेम कुमार को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। प्रेम कुमार मूलचंद को बहुत समझाता है कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन वो एक नहीं सुनते और प्रेम कुमार को पुलिस के हवाले कर देते हैं। और इधर रूपा को इस बात का पता चलते ही वो तुरंत ही अपने पति से मिलने थाने पहुंच जाती है और तभी प्रेम कुमार रूपा को सारा किस्सा सुनाता है। रूपा अपने पति से कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। धन्यवाद रूपा, सिर्फ तुम ही हो जिसे मेरी इस बात पर भरोसा है। आप निश्चिंत रहिए, कल सुबह तक आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ऐसा कहकर रूपा वहाँ से चली जाती है। इस बात का बहुत बवाल होता है और मूलचंद के मित्र कुंजीलाल शादी स्थगित कर देते हैं। कुछ देर बाद रूपा अपने भाई के साथ मूलचंद के यहाँ पहुँच जाती है। रूपा को अपने पति पर पूरा भरोसा होता है। वो मूलचंद को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर लाडली बेटी के साथ जो हुआ उसके आगे मूलचंद खुद सुनना नहीं चाहते थे और रूपा को धमका के कहते हैं कि अब प्रेम कुमार जीवन भर जेल की हवा खाएगा। तभी रूपा मूलचंद से कहती है, मालिक, मैं अपने पति के बारे में कुछ ऐसी बातें बता सकती हूँ कि आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरे पति निर्दोष है, पर वो बात मैं आपको सबके सामने नहीं बता सकती, वो मैं सिर्फ अकेले में ही बता सकती हूँ। रूपा की यह बात सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं और कुछ देर सोचने के बाद मूलचंद रूपा की बात मान लेते हैं और रूपा के साथ चले जाते हैं। कहो रूपा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे पति को निर्दोष साबित कर सकती है? अब यहाँ मेरे अलावा और कोई सुनने वाला नहीं है। जी मालिक, मैं अभी इसी वक्त ये साबित करूंगी कि मेरे पति निर्दोष है और आपको कोई गलतफहमी हुई है। और ऐसा कहते ही रूपा जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। सब दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं। आवाज सुनकर सुनैना भी वहां पहुंच जाती है और देखते हैं कि रूपा जोर जोर से रो रही है और मूलचंद की ओर इशारा करके कहती है,
देखो ना भैया, इन्होंने मेरे साथ क्या किया, मुझे छेड़ने की कोशिश की। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। मूलचंद, तुम्हारी ये हिम्मत, आज तुम मुझसे नहीं बचोगे। ऐसा कहकर रूपा का भाई तुरंत पुलिस को खबर करता है और तभी पुलिस मूलचंद के घर आती है और लेडी पीएसआई कहती है, मूलचंद जी, आप पर बहुत संगीन आरोप है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। अब जो भी कहना है थाने में चल के कहना मूलचंद जी। और ऐसा कहते ही सुनैना बहुत घबरा जाती है और कहती है, कृपया रुक जाइए मैडम, मेरे पिताजी निर्दोष है और प्रेम कुमार भी। वो कैसे? बताती हूँ मैडम, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने उस दिन झूठ बोला था कि प्रेम कुमार ने मेरे साथ छेड़खानी की, क्योंकि मुझे ये शादी करनी ही नहीं थी। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया बेटी? क्योंकि मुझे कोई और लड़का पसंद है पिताजी। तुमने ये अच्छा नहीं किया सुनैना, बेचारा प्रेम कुमार। और ये सब देखकर रूपा कहती है, मैडम कृपया मालिक को छोड़ दीजिए, वो निर्दोष है। लेकिन रूपा, तुमने ही तो इनकी शिकायत दर्ज की है। हाँ मैडम, लेकिन मालिक ने ऐसा कुछ नहीं किया। मालिक तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि सुनैना से सच उगलवा सकूं और मेरे पति को निर्दोष साबित कर सकूं। ये सब देखकर लेडी पीएसआई को सब समझ आ जाता है कि उस दिन सुनैना ने अपनी शादी रोकने के लिए प्रेम कुमार पर झूठा इल्जाम लगाया। और तभी लेडी पीएसआई कहती है, सुनैना, तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं एक पुलिस उपनिरीक्षक होने के साथ साथ एक महिला भी हूँ। हमारे देश का हर कानून नागरिकों की हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है ताकि हर पीड़ित को इंसाफ और उसका हक मिल सके। प्रताड़ना और हिंसा से बचने के लिए महिलाओं के लिए कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं, लेकिन जिस तरह तुमने एक महिला होकर भी महिलाओं के अधिकार का दुरुपयोग किया है, लोगों का न्याय और कानून से विश्वास उठ जाएगा और आज प्रेम कुमार जैसे बेगुनाह को सजा हो जाती। इसलिए मेरा सभी महिलाओं से ये निवेदन है कि अपने न्यायिक अधिकारों का दुरुपयोग ना करें। मूलचंद को प्रेम कुमार के साथ जो भी हुआ उसका बहुत पछतावा होता है। वो खुद थाने जाकर बाइज्जत प्रेम कुमार को घर ले आते हैं। सुनैना भी अपने किए पे शर्मिंदा होती है और प्रेम कुमार से माफी मांगती है और इस तरह रूपा अपने पति को निर्दोष साबित करती है और वो खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। और मूलचंद भी अपने बेटी की शादी उसके पसंद के लड़के से करा देते हैं। प्रेम कुमार और रूपा भी उसमें खुशी खुशी शामिल हो जाते हैं।